हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ मई से लेकर 4 ऑफ मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मई महीने का वीडियो डिले हुआ है, कुछ रीज़न था, कुछ कारण था, कुछ काम था जिस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। लेकिन अब सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएंगी, बैक टू बैक वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो भी पेंडिंग वीडियोज़ हैं मई मंथ के, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। इनफैक्ट ये बोलें कि हम लोग मई महीने का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट नेम्ड प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL अंडर द प्रोजेक्ट वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेब, ठीक है। किस बैंक ने हाल ही में प्रोजेक्ट वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेब के तहत प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन नाम से अपना पहला डिजिटल उत्पाद लॉन्च किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो वेब है वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखना। प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन यानी कि PAPL, ठीक ना। तो किसके द्वारा, कौन सी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और जिस भी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है उस बैंक का ये फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मैंने बताया ना कि वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेब आप लोग जान लेना, ठीक है ना। और ये जो वेब है ये इंडियन बैंक का ही एक प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट के तहत में इंडियन बैंक ने भी हाल ही में अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट जिसका नाम है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग वेब की बात करें, ये जो वेब प्रोजेक्ट है वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये इंडियन बैंक के द्वारा जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक ना। जनवरी 2022 में वेब प्रोजेक्ट इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसी के एक हिस्से के रूप में इंडियन बैंक ने अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लॉन्च किया हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है। PAPL के तहत में बैंक के मोबाइल ऐप से प्री अप्रूव्ड लोन प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा 24 से लेकर 48 ठीक है ना, 24 से लेकर 48 महीनों के लिए, ठीक है ना। ये जो भी लोन है ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये 24 से लेकर 48 महीनों के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पर ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैंक इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शांतिलाल जैन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक है ना। शांतिलाल जैन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। टैगलाइन इंडियन बैंक की क्या होगी ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। और जो लोग ऐप पर देख रहे हैं आप लोग इसको इसी टाइम पर रिवीजन करते हुए चलो कि इसकी टैगलाइन क्या होगी। सिर्फ इंडियन बैंक की ही नहीं, ऑप्शन में और भी ये जो बैंक की दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर MD एंड CEO टैगलाइन इसी टाइम पर आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, in order to help rural people to open a demat account and to invest in the capital market, which company has recently partnered with Spice Money, a rural fintech firm? ग्रामीण लोगों को डीमैट खाता खोलने और पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए निवेश में मदद करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने ग्रामीण फिनटेक फर्म स्पाइस मनी के साथ में साझेदारी की है, भागीदारी की है? ये जो स्पाइस मनी की बात हो रही है ये एक रूरल फिनटेक फर्म है और इसमें ये पूछा गया है कि इसी स्पाइस मनी के साथ में अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि रूरल पीपल को, जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, उनको डीमेट अकाउंट खोलने में उनकी मदद की जा सके, उनको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान किया जा सके उनके लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेलिगेयर ब्रोकिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर है रेलिगेयर ब्रोकिंग, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं पर कुछ छूट ना जाए, ठीक है। स्पाइस मनी के बारे में मैंने बताया कि ये एक रूरल फिनटेक फर्म है और इसी ने भी हाल ही में रेलिगेयर के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों पार्टनरशिप किया गया ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया और मैंने भी एक बार फिर से आप लोगों को बता ही दिया है, तो आप लोगों की सारी चीज़ याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द सिग्नेटरी ऑफ टू द यूनाइटेड नेशंस? हाल ही में कौन सी बीमा कंपनी संयुक्त राष्ट्र की हस्ताक्षरकर्ता बनी हुई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी HDFC लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट यानी कि PRI, ठीक ना। PRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ये जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समर्थित एक इन्वेस्टर्स का इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक ना। ये जो PRI है, PRI यानी कि प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्थित, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सहायता प्राप्त इन्वेस्टर्स का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है
और इसी के साथ अभी हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने टाई अप किया हुआ है, ठीक ना। इसके साथ में टाई अप करके यूनाइटेड नेशंस का सिग्नेटरी बन गया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक। बस इतना ही हमको जानना है और ज़्यादा डीप में जाने की इसमें हमको ज़रूरत नहीं है। PRI मैंने बताया आप लोगों को क्या है, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की एक ग्रुप है जो ये PRI है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। और ये जो है ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है जो कि 2005 में, ठीक ना, ये जो ग्रुप है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो ग्रुप है ये 2005 में स्थापित किया गया था। उस समय के यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हुआ करते थे कोफी अन्नान जी जो थे 2005 में यूनाइटेड नेशंस के चीफ हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा ये PRI 2005 में स्थापित किया गया था। बस इतना ही हमको यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट, The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has recently allowed the insurance companies to invest up to how much % of the asset in the financial and insurance activities? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने भी हाल ही में बीमा कंपनियों को वित्तीय और बीमा गतिविधियों में संपत्ति का कितने प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पहले इसका आंसर जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी 30% हो जाएगा। 30% तक जो है निवेश किया जा सकता है, ठीक है ना। और पहले यह लिमिट जो हुआ करती थी 25% की हुआ करती थी, 25% तक की हुआ करती थी। पहले 25% तक निवेश किया जा सकता था, लेकिन अब इस लिमिट को 5% और बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो लिमिट बढ़ाई गई है, जो LIC का IPO है उसको लॉन्च होने से पहले ही इसका डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो IRDAI ने कुल मिलाकर इंश्योरेंस कंपनीज को जो है इंश्योरेंस कंपनीज को 30% तक इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन दे दिया गया है IRDAI के द्वारा, ठीक है ना। इन दी फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ के लिए टोटल एसेट्स का लगभग 30% जो है, लगभग नहीं 30% तक, 30% तक इंश्योरेंस कंपनीज जो है निवेश कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसी अनुमति IRDAI के द्वारा दे दी गई है। और पहले यह अनुमति जो थी 25% तक की थी। पहले जो इंश्योरेंस कंपनीज हुआ करती थी वो अपनी एसेट का केवल और केवल 25% तक, अपनी एसेट की 25% तक जो है वो फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अपनी एसेट के लगभग 30% के बराबर तक, 30% तक वो फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ में अब इन्वेस्ट कर सकेंगे। IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये ऐसी परमिशन दे दी है, ठीक है। और ये परमिशन जो दी गई LIC का IPO लॉन्च होने के जस्ट पहले दी गई थी। हालांकि अब जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर LIC का IPO ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किसकी हुई है, IRDAI की हुई है। तो IRDAI के अगर हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो हैदराबाद तेलंगाना, तमिलनाडु ने तेलंगाना, ठीक ना। हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुभाष चंद्र कुंटिया ये बिल्कुल इसके चेयरपर्सन नहीं होंगे। देवाशीष पांडा जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। IRDAI के जो चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देवाशीष पांडा जो है, वो देवाशीष पांडा, पैंडा, किसी भी तरीके से आप लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर लो, ये इसके जो है चेयरपर्सन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अप टू 30% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, in order to push financial inclusion, which bank has recently partnered with the fintech firm FidiPay? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस बैंक ने FidiPay फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ में भागीदारी की है? FidiPay जो है वो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है और इसी के साथ में कौन से बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भी हाल ही में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाए इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हुए चलते हैं। क्योंकि यस बैंक इसका आंसर है इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। प्रशांत कुमार ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। मैंने बात की एक्सिस बैंक, यस बैंक की। ऑप्शन में और ये जो भी बैंकें दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। FidiPay की भी यहाँ पर बात हुई जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। तो FidiPay का हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर मध्य प्रदेश में FidiPay का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक? हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा अंशुल स्वामी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अंशुल स्वामी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने संजीव कुमार गुप्ता जी को रिप्लेस, सुवीर कुमार गुप्ता जी को रिप्लेस किया हुआ है। देखो ऑप्शन डी ये भी दिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि अंशुल स्वामी
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे रिप्लेस किए? तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा सुधीर कुमार गुप्ता, ठीक है ना। अंशु स्वामी जी को अभी हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है और इन्होंने सुधीर कुमार गुप्ता जी को रिप्लेस किया हुआ है। और गुप्ता जी जो हैं अब वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एडवाइजर के रूप में काम करेंगे। गुप्ता जी को रिप्लेस किया तो गुप्ता जी खाली हो गए, तो गुप्ता जी खाली हो जाने के बाद में जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज ए एडवाइजर के रूप में काम करेंगे। क्योंकि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो इसका हेडक्वार्टर हम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ मैंने आप लोगों को बता ही दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आरसीएफ फॉर द ईयर 2021 to 2022. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस रिपोर्ट? भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट यानी कि आरसीएफ जारी किया हुआ है। इस रिपोर्ट का विषय क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जिस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाने की जरूरत होती है, वहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। और जिसको सिर्फ ऑनलाइनर पढ़ लेना होता है या इसलिए पढ़ लेना होता है कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट न जाए, वहाँ पर मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने भी हाल ही में 2021-22 के लिए, ये याद रखना, 2021-22 के लिए एक रिपोर्ट जारी की हुई है। और ये रिपोर्ट किस नाम से जारी की गई है? रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, आरसीएफ नाम से ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट की थीम क्या है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस रिपोर्ट की जो थीम है वो है रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर ए इस रिपोर्ट की थीम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, ये इसकी थीम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ फैक्ट बताए गए हैं, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर और जो भी हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड लोग हैं उनको भेजा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा हैवी भारी भरकम पीडीएफ है। और कई सारे लोगों ने पूछा भी था कि सर क्या ये पूरी पीडीएफ पढ़नी? नहीं, पूरी पीडीएफ नहीं पढ़नी, खाली बैठे होकर आप लोगों के पास में कोई टाइम नहीं था तो मैंने इसलिए भेज दिया था कि आप लोग देख लो, क्योंकि मैं कंटेंट उस टाइम पे बना रहा था, इसलिए पीडीएफ आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया था। बाकी वहाँ से उस पीडीएफ से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो है वो उठाकर मैं यहाँ पर लाया हूँ, वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। और हमारी जो पीडीएफ होती है परीक्षार्थी की, जो हमारी अपनी पीडीएफ आती है मंथली बेसिस पर, ठीक है, वहाँ पर इसको ये पॉइंट्स आप लोगों को लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इंडियन इकोनॉमी को हुए नुकसान से उबरने में लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी को कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उससे बाहर आने में, उससे उबरने में, उसको रिकवर करने में लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन भी इस रिपोर्ट में किया गया है। तो जीडीपी ग्रोथ का जो फिजिबल रेंज है वो 6.5 से लेकर 8.5% तक रहने का अनुमान है इसी रिपोर्ट के अनुसार। और भी बातें यहाँ पर कुछ बताई गई हैं, ठीक है। 2020-21 के दौरान एक्चुअल ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 2020-21 के दौरान एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे हम लोग तो -6.6% रहेगा ये। 21-22 की बात अगर हम लोग करेंगे तो -8.9% रहेगा ये, ठीक है ना। 22-23 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बढ़कर 7.2% हो जाएगा, ठीक है। और ये सब बात हो रही है एक्चुअल ग्रोथ रेट की, ठीक है। और इसके बाद जो है 2022-23 के दौरान जो है 7.2% रहने का अनुमान है। और 22-23 के बाद जो है यानी कि 23-24 के दौरान या फिर उससे आगे का ज़्यादा प्रोडिक्शन नहीं दिया गया, उसमें बस इतना ही लिखा गया है कि 22-23 के बाद में इसका जो है ये 7.5% का रहने का अनुमान है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। लगभग 13 साल लग जाएंगे, ठीक है ना, लगभग 13 साल यानी कि 2034-35, ठीक ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लगभग 13 साल यानी कि 2034-35 तक इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कोविड-19 से हुए नुकसान को कम कर पाएगी, उसको रिकवर कर पाएगी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रसिया यूक्रेन का प्रभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रिकवरी मोमेंटम में कमी आएगी रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी ब्लूप्रिंट दिया गया है इस रिपोर्ट में, उसमें टोटल 7 पहिए दिए गए हैं, 7 पहिए बताए गए हैं, या फिर ये 7 पहिए मतलब हिंदी ट्रांसलेट करके मैं बात कर रहा हूँ पहिए, तो पहिए आप लोग मत समझो, ये इसमें इस तरीके से लिखा गया है कि 7 व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है ना। इस रिपोर्ट में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके 7 व्हील्स हैं, 7 व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिख कर बता पाना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर सारी चीज़ें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना।
तो पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना, पहला हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड, दूसरा हो जाएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ठीक ना, दूसरा हमारा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, तीसरा हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज एंड मार्केट्स, चौथा हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, पांचवा हो जाएगा प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, छठा हो जाएगा स्ट्रक्चरल चेंज, सातवां हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पीडीएफ में अवेलेबल कराए जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो देखने के बाद में आप लोग पीडीएफ भी एक बार पढ़ा करो तो चीज़ें आपको रिवाइज होंगी, अच्छे से याद भी हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ और भी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई, प्राइस स्टेबिलिटी की भी बात की गई है इस रिपोर्ट में। अगले 5 सालों के दौरान में सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट को रिड्यूस करके जीडीपी से 66% कम कर देना होगा, ठीक ना। अगले 5 सालों के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट को रिड्यूस करके जीडीपी से 66% कम कर देना है, इंडिया के मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को सिक्योर करने के लिए, ऐसा इस रिपोर्ट में भी लिखा गया है। कई बार चीज़ें टफ हो जाती हैं, कई बार टेक्नोलॉजी टफ हो जाती है, कई बार ये जो भी बताया जा रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में याद कर लेना बेहतर होता है। हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको बैंकिंग पे थीसिस नहीं लिखनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की रियल जीडीपी जो है वो 174.54 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है इस रिपोर्ट में। लगभग 52 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इस पैंडेमिक के दौरान, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक ना। 52 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस पैंडेमिक के दौरान, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी बात कही गई है इस रिपोर्ट में, ठीक ना। रिपोर्ट में इसके मतलब जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया, लेकिन हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हालांकि पीडीएफ में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग दे देंगे वहाँ पर जो पढ़ना होगा, बाकी बहुत ज़्यादा बहुत हैवी भारी भरकम पीडीएफ है, सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 और नेट जीरो एमिशन टारगेट के बारे में भी जो है इस रिपोर्ट में बात कही गई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस पर फोकस करने की बात कही गई है इस रिपोर्ट में। लेबर रिफॉर्म की भी बात की गई है इस रिपोर्ट में, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी जो आप लोगों को बताई गई हैं, थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, और जितना अवेलेबल कराया जाएगा बस आप लोग उतना ही पढ़िएगा, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ तो बहुत भारी भरकम है, अगर उतना सब आप पढ़ने लगेंगे तो टाइम भी बेकार जाएगा और क्वेश्चन मिले कि ना मिले ये भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो भी पॉइंट बताए गए हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आप लोग सुनिएगा समझिएगा, और पीडीएफ में सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ भी पढ़िएगा तो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्रीमियम कॉस्ट HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए प्रोग्राम बाय विच नेम। प्रीमियम लागत को कम करने के लिए HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, इसमें पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, आज ये हम लोगों ने अपने यूट्यूब पोल में भी पूछा हुआ था, तो सिर्फ एक या दो ही लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, ठीक है। तो पढ़ाया नहीं गया था, तो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे लोगों को वीडियोज अभी नहीं मिले हुए थे, तो वे लोग आंसर नहीं दे पाए थे, लेकिन जो लोग कहीं और से भी पढ़ लिए थे उन लोगों ने मुझे लगता है कि आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पे एज यू ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पे एज यू ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया ये बताया, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया। किस नाम से लॉन्च किया ये इसमें पूछा गया था, तो पे एज यू ड्राइव इस नाम से लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्रीमियम कॉस्ट, प्रीमियम कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोग्राम HDFC ERGO बैंक के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, और इस प्रोग्राम का नाम पे एज यू ड्राइव है, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइनर ही रहेगा, बहुत डीप में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। हालांकि HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस की बात यहाँ पर हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रितेश कुमार ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी, हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को सहयोग देने के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी 47 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 47 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को समझें, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानें। उससे पहले हमको जो भारत सरकार का मिशन कर्मयोगी है इसके बारे में थोड़ा सा जानना है।
ये जान लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है ना। मिशन कर्मयोगी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जानते हैं। तो मिशन कर्मयोगी जो है वो सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक ना। सबसे पहले तो ये जान लो कि कब लॉन्च किया गया था, सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। क्या है ये, तो सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग का एक नेशनल प्रोग्राम है ये। इसको हम लोग NPCSCB भी बोलते हैं, ठीक ना, NPCSCB भी बोलते हैं। यानी कि NPCSCB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो मिशन कर्मयोगी है ये एक नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है। इससे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोग्राम में क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो इंडियन ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म के लिए लाया गया है, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के लिए, इंडियन ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म के लिए प्रोग्राम लाया गया है। इसमें भविष्य के लिए जो भी सिविल सर्वेंट्स तैयार किए जाते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके माध्यम से कुल मिलाकर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए स्किल्ड सिविल सर्वेंट तैयार किए जाएंगे, ठीक है ना। और करंट सिनेरियो की भी हम लोग बात करें तो लगभग 18 मिलियन ठीक है, लगभग 18 मिलियन से सिविल सर्वेंट तैयार, लगभग 18 मिलियन से भी अधिक सिविल सर्वेंट इस समय है इंडिया में, ठीक है ना। और इनको सबको और ज़्यादा ट्रेंड करके, इनका सबका और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करके जो है इनको भविष्य के लिए फ्यूचर रेडी स्किल्ड सिविल सर्वेंट बनाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के माध्यम से होंगी, ठीक है ना। ये जो मिशन कर्मयोगी है कुल मिलाकर ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को और के रिफॉर्म के लिए है। इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि भविष्य के लिए अच्छे स्किल्ड ब्यूरोक्रेट्स तैयार किए जा सकें, ठीक है। और तो कुल मिलाकर यही प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी। और इसी प्रोग्राम के लिए अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की जो हमारी इसी जो मिशन कर्मयोगी है, इसी प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक की जो लैंडिंग आर्म है उसका नाम क्या है, IBRD। वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म जिसका नाम IBRD है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म है। और इसी प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म IBRD के द्वारा 47 मिलियन USD का लोन अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया था। 11 साल के लिए लोन दिया गया है, 11 साल के लिए लोन दिया गया है, 4.5 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है, इसमें 4.5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड इसमें दिया गया है लोन चुकाने के लिए, ठीक है ना। और अगर बजट की बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा इसके लिए 510.86 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं, जो कि 2020-21 से लेकर अगले 5 सालों के दौरान यानी कि 2024-25 तक खर्च किए जाने हैं इस पर। और ये अमाउंट जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, एलोकेट किया गया है बजट में। 47 मिलियन USD का लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म IBRD के द्वारा इसको दे दिया गया। और ये जो मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम था, जो मिशन कर्मयोगी है इंडियन गवर्नमेंट की प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया है जिसका नाम आई गॉट कर्मयोगी है, ठीक ना। मिशन कर्मयोगी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम IGOT कर्मयोगी है, ठीक ना, उसका नाम IGOT कर्मयोगी है। IGOT का क्या मतलब हो जाएगा, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। IGOT का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी जो है, इस नाम से इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। और बस अब मिशन कर्मयोगी के बारे में जितना हम लोगों को जानना था जान लिया। अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि मिशन कर्मयोगी आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। और मिशन कर्मयोगी के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं यूट्यूब पर बनाकर डाल दूंगा। अब से मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो कोई स्कीम्स वगैरह आती हैं गवर्नमेंट की या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको 5-10 मिनट में 10-15 मिनट में समझाया जा सके, तो छोटे छोटे वीडियोज़ भी आप लोगों को मैं यूट्यूब पर डालता रहूँगा, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकेंगे। तो मिशन कर्मयोगी का एक छोटा सा वीडियो मैं जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब पर मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकेंगे। मिशन कर्मयोगी समझ में आ गया, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Who has recently been appointed as an ex officio member of the Monetary Policy Committee by the Reserve Bank of India Board? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के द्वारा मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। राजीव रंजन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राजीव रंजन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अभी हाल ही में 595th यानी कि 595वीं, ठीक है ना। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अभी हाल ही में 595th मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजीव रंजन को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। पदेन सदस्य के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। रंजन जी ने मृदुल सागर को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है ना। मृदुल सागर को रंजन जी ने रिप्लेस किया हुआ है और ये जो मृदुल सागर जी हैं वो लास्ट मंथ में यानी कि 30 अप्रैल को रिटायर हो गए। मृदुल सागर जी जो 30 अप्रैल को रिटायर हो गए, उन्हीं की जगह पर राजीव रंजन जी को पदेन सदस्य जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपॉइंट किया गया है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर कई बार ये चीज़ें आती हैं तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी हम लोग जानते चलते हैं। एमपीसी के बारे में, एमपीसी क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एमपीसी के मेंबर कितने होते हैं ना। एमपीसी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो एमपीसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं जो कि 3-3 तरीके से बटे हुए होते हैं, ठीक है ना। टोटल 6 मेंबर होंगे। 3 मेंबर जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और ये जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बाकी के जो 3 मेंबर होते हैं वो इंटरनल मेंबर होते हैं। बाकी के जो 3 मेंबर होते हैं वो इंटरनल मेंबर होते हैं, यानी कि आरबीआई के इंटरनल मेंबर होते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आरबीआई में काम कर ही रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई के गवर्नर को इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाता है। चेयरपर्सन के रूप में काम करता है वो, ठीक है ना। पहला मेंबर हो गया ये इंटरनल मेंबर में। दूसरा मेंबर जो होता है वो इंटरनल इस कमेटी का उसमें वो जो होता है डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी डिप्टी गवर्नर होगा, ठीक है ना, डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दूसरा इंटरनल मेंबर होता है। और तीसरा मेंबर जो होता है वो भी आरबीआई का कोई ना कोई ऑफिसर ही होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही थर्ड इंटरनल मेंबर बना दिया जाता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया कि टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर एक्सटर्नल होते हैं, 3 मेंबर इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल मेंबर की पूरी तरीके से नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इंटरनल मेंबर पूरी तरीके से तीनों के तीनों आरबीआई में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वर्किंग होते हैं। इन तीनों में से पहला मेंबर जो होगा वो आरबीआई का गवर्नर होगा और वही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन होता है। दूसरा मेंबर जो होता है वो डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तीसरा मेंबर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है आरबीआई का, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 1 मई से लेकर 4 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।